नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में भाव पद के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि किसी के जीवन में चढ़ाव उतार कितना रह सकता है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनको धन मिला, सुख समृद्धि मिली और बाद में छिन गई, फिर वापस नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला और पूरी उम्र अच्छा चला, कुछ लोगों को मिला फिर छिन गई, फिर बाद में मिला। तो इन सारे चीज़ों का विवरण आप कहाँ से ले सकते हैं? कुंडली में किसी के आपने अच्छे राजयोग देखे, धन योग अच्छा है, राजयोग हैं, तो पता चला कि यह व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। अब वही कुंडली में राजयोगों के साथ साथ कोई एक दो दुर्योग भी हैं तो वो छीनने का काम करेंगे। क्या वे छीनने में सफल हो जाएंगे या फिर असफल रहेंगे? ये चीज़ होती है। जैसे हर ग्रह अच्छा नहीं देता है, कुछ ग्रह ने आपको सब कुछ दे दिया तो उसी में कुछ ग्रह जो खराब हैं वो छीनने का प्रयत्न हमेशा करेंगे। तो क्या वे छीन पाएंगे? यानी एक बार जीवन आपने व्यवस्थित कर लिया, वैभव सुख साधन कैरियर सेट कर लिया, तो क्या वह फिर से जा सकता है या फिर अगर जाएगा तो क्या फिर वापस आएगा? यानी जो धन योग राजयोग है वह कितना मजबूत है, इस चीज़ की गणना करने के लिए, व्यक्ति के जीवन के आंतरिक सुखों की गणना करने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं जिसे बोला जाता है भाव पद। भाव पद पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। भाव पद क्या होता है, पहले मैं यह बताने के आपको बता दूं कि ये जो 12 भाव हैं इन्हीं का पद निकाला जाता है। इसमें से सिर्फ लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और द्वादश, इन्हीं भावों का पद लग्न निकालने का नियम है। अन्य भावों के पद लग्न की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही शास्त्रों में निकालने के लिए बताया गया है। इन्हीं भावों का पद लग्न हमें निकालना है। कैसे काम करेगा यह पद लग्न या भाव पद, यही मैं आज आपको बात इस पूरे कार्यक्रम में विस्तार से बताऊंगा और उदाहरण भी दूंगा और इसका प्रयोग करने का तरीका भी बताऊंगा। पहले आप तो अभी ये जान गए कि यह किन किन भावों के लिए निकाला जाएगा। एक तो लग्न के लिए, द्वितीय के लिए, चतुर्थ के लिए, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और द्वादश, इन भावों के लिए हम जो है पद लग्न निकालते हैं। पद लग्न निकालने का सबसे पहले मैं तरीका देता हूँ या भाव पद। भाव पद जैसे लग्न के लिए जब आप निकालेंगे तो इसको बोलेंगे लग्न पद, क्योंकि लग्न पहले भाव के लिए जब निकालेंगे। जब धन भाव के लिए निकालेंगे तो इसे आप बोलेंगे कोष पद, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है। धन पद बोलिए या कोष पद बोलिए। चतुर्थ भाव के लिए जब निकालेंगे तो क्या कहेंगे उसे? सुख पद। जब पंचम भाव के लिए निकालेंगे तो क्या कहेंगे? बुद्धि पद, क्योंकि इस भाव से बुद्धि का विचार होता है। अन्य चीज़ों का भी विचार होता है, लेकिन उस भाव की जो मुख्य, एक हर भाव से जुड़ा एक मुख्य विषय है, उसी के नाम पे पड़ जाएगा। सप्तम भाव क्या है? पत्नी यानी दारा, दारा पद। नवम भाव क्या है? भाग्य। तो नवम भाव का जब आप निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? भाग्य पद। दसम का क्या हो जाएगा? कर्म पद। और द्वादश का क्या हो जाएगा? व्यय पद। ये नाम है इन पदों के।
तो जब भी आप यह भाव पद निकालना शुरू करेंगे और लग्न के लिए लिखेंगे तो उसको लग्न पद बोलेंगे। भाव पद अगर दूसरे भाव के लिए निकाल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कोष पद। चतुर्थ भाव के लिए निकाल रहे हैं तो सुख पद। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में कोष पद मतलब धन का हो गया, तो अगर किसी की कुंडली में धन का योग बहुत अच्छा है तो आप यह विचार करना चाहते हैं कि यह धन इसके जीवन में निरंतर टिका रहेगा कि उसमें अप एंड डाउन्स आएंगे, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? कोष पद निकालेंगे। लग्न पद तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, यह व्यक्ति के आचरण और चरित्र के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बताता है। कोष पद हो गया, सुख पद हो गया, बुद्धि पद, दारा पद, व्यय, कर्म और भाग्य पद, ये सब मिलके किसको देते हैं? लग्न को ही देते हैं। तो लग्न पद अवश्य देख लेना चाहिए। अगर आपका लग्न पद कमज़ोर है और ये सारे पद ज़्यादा मजबूत हैं तो यानी ये सब देने वाले तो मजबूत हैं लेकिन जिसे लेना है वो थोड़ा कमज़ोर है। अगर लग्न पद मजबूत है और साथ में ये सारे पद भी मजबूत हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कोई भी पद आप विचार करेंगे, कोष, सुख, बुद्धि, दारा, लग्न पद का विचार करना ही करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद अन्य पदों का विचार करके हम अप्लाई करके जानते हैं। तो इस पद का निर्धारण कैसे होगा? सबसे पहले मैं इसी कुंडली पे सारे पदों को निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जो सम्मुख आपके कुंडली है तो आपको समझ में आ जाएगा ये पद कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लग्न पद निकालते हैं। सूत्र क्या है कि जिन भावों का पद आपको निकालना है, भाव का स्वामी, मैं लिख भी दे रहा हूं, भाव का स्वामी भाव से जितनी दूर बैठा है, जितनी दूर बैठा है, भावेश से उतने ही भाव आगे गिनना है, भावेश से उतने भाव आगे जाना है, वही क्या कहलाएगा? उस भाव का पद कहलाएगा, उतने भाव आगे। उदाहरण से अभी समझ में आपको पूर्ण रूप से आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए लग्न पद हमें निकालना है, तो सबसे पहले देखिए लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है। यहाँ पे लग्न का स्वामी कौन है? गुरु है। 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? गुरु। मैं ये एक बार शॉर्ट में बताता हूँ आपको। 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती कुंडली में जहाँ लिखी होगी उसका स्वामी मंगल, 2-7 जहाँ लिखा होगा स्वामी शुक्र, 3-6 का स्वामी बुध, 10-11 का स्वामी शनि, 9-12 का स्वामी गुरु, 4 का स्वामी चंद्रमा, 5 का स्वामी सूर्य होगा जहाँ पर कुंडली में लिखा होगा। तो यहाँ पे लग्न का स्वामी गुरु है। गुरु को लग्न पद आपको निकालना है, तो लग्न का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है ये देखिए। यहीं से गिनिए कितनी भाव दूरी पर है। लग्नेश गुरु हुआ, वह लग्न से 1 2 3 4 5 किस भाव में बैठा है? 5वें भाव में बैठा है, 5th में बैठा है। लग्न से जितनी दूरी पर है गुरु, गुरु से उतने ही भाव हमें आगे जाना होगा। गुरु कहाँ है? यहीं पर है। और लग्न से लग्न पद निकाल रहे हैं, ऐसे धन का निकालेंगे तो हम धनेश को देखेंगे, अभी उसका भी निकाल के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गुरु पंचम में है तो गुरु से 5 घर आगे चलिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि लग्न से जो बैठा है लग्नेश ये पंचम में है, तो गुरु जहाँ लग्नेश जहाँ बैठा उससे 5 घर आगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो अगर हम लग्न पद निकालते हैं तो नवम भाव लग्न पद बन जाता है। तो एक तरफ से मैं लिखता हुआ चलूँगा ताकि आसानी रहे आपको। इस कुंडली में लग्न पद या आरूढ़ लग्न बोल सकते हैं, लग्न पद कौन सा हुआ? यहाँ पे 9th हाउस हुआ। कोष पद निकालना है, चलिए कोष पद निकालते हैं। द्वितीय भाव कोष पद कहलाता है। द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल है। मंगल कुंडली में कहाँ बैठा है पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ का स्वामी मंगल इस भाव से कितनी दूर है? यहाँ से मंगल 11वें भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी धनेश जो है धन भाव से 11वें भाव में है। अब जहाँ धनेश है और अपने भाव से जितनी दूर है, जितने भाव की दूरी पर है उतने भाव गिनना है। तो धनेश
मंगल हुआ अपने भाव से 11वें में है, तो जहाँ मंगल बैठा है वहाँ से 11 गिनिए। अब जहाँ मंगल बैठा यहाँ से 11 जब गिनेंगे तो ये घर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गया, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लग्न पद 9th बना है, कोष पद कौन सा घर बना? 10th हाउस बना, 10वां घर बना है, लग्न कुंडली से 10वां घर। ये आपको समझ में आ गया होगा। सुख पद निकाल लेते हैं। सुख भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। अब बुध कहाँ बैठा हुआ है? यहीं से गिनिए, इस भाव से कितनी दूरी पर है? बुध अपने भाव से 12वें है। बुध अपने भाव से 12वें है। कहाँ है? 12वें। अब जहाँ पर वो है फिर से उतने ही भाव बढ़िए, बुध से 12वां, यानी यहाँ पे सुख पद जो बना हुआ है वो द्वितीय भाव में बना हुआ है, क्योंकि बुध से 12वां यही आएगा। तो सुख पद कहाँ बना? 2nd हाउस में बना। तो इसी प्रकार से आप हर पद निकाल सकते हैं। अब इस कुंडली में हम देख लेते हैं लग्न पद। पहले मैं सूत्र बता देता हूँ कि भाव पद मतलब लग्न का भाव पद, कोष पद, सुख पद। जब आप सामूहिक रूप से बोलेंगे तब किसी एक का नाम लेने के बजाय क्या बोल देंगे? भाव पद बोलेंगे। और जब किसी एक को इंडिकेट करना होगा तो इस भाव के स्थान पे यही जुड़ जाएगा, कोष पद, सुख पद, दारा पद, बुद्धि पद, कर्म पद, भाग्य पद, ऐसे जोड़ लेना है। तो इस कुंडली में हम सबसे पहले लग्न पद का विवेचन करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है, किसी भी पद पर, वह कोष पद हो, सुख पद हो, वहाँ पे शुभ ग्रह का होना अच्छा है। शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ये अच्छा है। उस भाव में अच्छा ग्रह बैठा हो। अच्छा ग्रह किसे बोलते हैं? अपनी राशि का ग्रह हो, उच्च का ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, भाव शुभ कर्तरी में हो तो अच्छा है। भाव में अस्त का ग्रह हो, भाव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, क्रूर ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो, पाप कर्तरी हो तो वो भाव पीड़ित होता है। तो यहाँ पे लग्न पद हम 9th हाउस में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर है। लग्नेश अपने भाव से 5th में है, तो यहाँ से 5th, गुरु से 5th ये पड़ा। अब यहाँ पे शुभ ग्रह बुध की दृष्टि है, एक तो ये हो गया। यहाँ से जो है बुध दृष्टि डाल रहा है, यानी हमें शुभ ग्रह की दृष्टि मिल गई। भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी कोई ग्रह शत्रु राशि में नहीं है, ना मित्र राशि में है, यानी ये भी अच्छा है। अब इस भाव पे 1 2 3 4 5 शुभ ग्रह की दृष्टि फिर मिल गई। 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं। इंदु लगन की विचार हो, भावपद की विचार हो, तो इनमें शुभ ग्रहों का होना, शुभ ग्रहों की दृष्टि होना, स्वाग्रही ग्रह होना, उच्च का ग्रह होना, ये सब बड़ा मायने रखता है। तो एक तो गुरु की भी दृष्टि है और मित्र के घर को देख रहा है। एक चीज और देखेंगे, जो भाव पद का स्वामी आएगा, चाहे लग्न पद देखिए, चाहे कोष पद देखिए, चाहे सुख पद देखिए, जो भाव पद आ रहा है उससे केंद्र में, भाव पद से केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह होना अच्छा कहलाता है। उसके केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, या उस भाव पद का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पे मंगल जो है लग्न पद का जो स्वामी ग्रह हुआ है, ये देखिए अपने भाव से केंद्र में बैठा हुआ है। और जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई। और इस भाव का स्वामी भी केंद्र में पड़ा हुआ है, तो यानी लग्न पद इस कुंडली में मजबूत है। चूंकि इस कुंडली में हमें लग्न मजबूत नजर आया था, लग्न में उच्च का ग्रह है, लग्नेश भी उच्च का है, तो हमने लग्न पद भी देख लिया कि ठीक ठाक है। तो ये कुंडली जो है एक बहुत ही उच्च कोटि के संत की है, महिला संत की है, जिनके बहुत बड़े बड़े संत अनुयायी हुआ करते थे। जो बड़े बड़े संत हैं वो उनके अनुयायी हुआ करते थे, दक्षिण भारत की ये संत थीं। तो यहाँ पे लग्न पद मजबूत हो गया। धन पद आप ऐसे विचार करिए, कोष पद इस कुंडली में 10th भाव में आया था। 10th भाव को देखिए, 10th भाव में एक तो चंद्रमा बैठा हुआ है, शुभ ग्रह में है, चंद्रमा भाव के फल को बिगाड़ता नहीं है, अमावस्या के आसपास होने पर तो बिगाड़ ही देगा, लेकिन गुरु के घर का चंद्रमा यहाँ पर अच्छा है।
ऊपर से इस भाव का जो स्वामी गुरु है वह भी उच्च का है। इस भाव में कोई नीच का ग्रह नहीं है, शत्रु राशि का ग्रह नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा योग हो गया। अब यहाँ पे ये एक संत की कुंडली है, यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो इसने भी काफ़ी प्रभाव डाला, कर्म जो है उसी अनुकूल हो गया। और यहाँ पर पारिवारिक सुख का भी बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ पर पारिवारिक जो सुख इनके जीवन में था, चूँकि संत थी तो इनका परिवार जो है हम लोगों के परिवार की तरह नहीं था। इनका परिवार जो है पूरा समाज हो गया, पूरी मानवता ही इनका परिवार बन गया था। तो अभी हम जब आगे बढ़ेंगे इस पद पर आएंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर आपने धन पद को भी, कोष पद को भी देख लिया। अब इस कुंडली में धन भाव अच्छा है, धन भाव में उच्च का ग्रह है। हालांकि धन भाव का स्वामी 12 में राहु के साथ गया है, धन का मोह त्याग करवा दिया। तो यहाँ पे जो धन का पद 10वें भाव में है ये भी अच्छा है। तो यानी कि ये इतनी वैराग्य से युक्त थी कि इनको धन की माया नहीं थी, लेकिन कुंडली में योग था तो इतने ज़्यादा अनुयायी थे कि उनके भोजन, वस्त्र, रहन सहन की सारी सुविधाएं अनुयायी या भक्त लोग ही कर देते हैं। ये आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, समाज उससे कुछ अच्छा पाता है, तो समाज उसे अपने आप ही उसकी ज़रूरतों की व्यवस्था भी करता है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं चतुर्थ सुख पद। यहाँ जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है। और वैसे भी आप ये जानिए, किसी की भी कुंडली में जो अपने परिवार का सुख है, दाम्पत्य का सुख है, उसके लिए 8वां भाव और 12वां भाव अच्छा होना ही चाहिए। यहाँ पे 12वां भाव बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, जो कि शयन सुख का भाव है, दाम्पत्य के प्रेम का भाव है, वो यहाँ से खत्म हुआ। और चूँकि सप्तम से दूसरा भाव है, यानी ये आपका जो ससुराल है, वैवाहिक जीवन है, उसकी ये पूंजी है दूसरा भाव होने के नाते। यहाँ पर शनि वैराग्य का कारक उच्च का होकर के बैठा हुआ है, जो कि लग्न से अष्टम में ही नहीं है, बल्कि भोग विलासिता, जो पारिवारिक भोग विलासिता देने वाला ग्रह है, उस शुक्र से भी अष्टम में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यानी कि वैराग्य के काफ़ी योग हैं, यानी दाम्पत्य के सुख का कोई योग नहीं है, परिवार के सुख का योग नहीं है। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध हुआ, अपने भाव से कहाँ बैठा हुआ है? 12 में बैठा हुआ है। तो बुध जहाँ बैठा है वहाँ से 12 तक गिनेंगे तो सुख पद कहाँ आ रहा है? 2nd हाउस में आ रहा है। अभी जब आपने इन योगों का विश्लेषण किया पारिवारिक सुख का, तो अब चतुर्थ भाव से भी देखिए पारिवारिक सुख। तो यहाँ पे जब चतुर्थ भाव का आप भाव पद, एक तो चतुर्थ भाव से भी कुछ कमजोर ही योग है, लेकिन जब आप सुख पद पर जाएंगे, इस भाव का पद निकालते हैं तो यहाँ आया, यहाँ पे मंगल की राशि में सूर्य है, सूर्य उच्च का हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि सूर्य क्रूर ग्रह है तो इनका अपने परिवार का सुख नहीं है कि गृहस्थ में उलझा दे। सूर्य जानते हैं ग्रहों का राजा है, सूर्य इस विश्व की आत्मा है, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य उच्च का है, यही बताता है कि आत्मा इनकी महान थी। किसी की भी कुंडली में उच्च का सूर्य होने पर व्यक्ति नोबेल हार्टेड होता ही है। हर कोई इस संसार में अपने आप को नोबेल हार्टेड ही मानता है। बहुत से लोग लंबे लंबे समय तक कंठी लेके बैठेंगे, जप करेंगे, बहुत नियम कायदा कानून का पालन करेंगे, लेकिन जब वो समाज में जाते हैं तो समाज में कुप्रपंच प्रपंच रचते हैं। सिर्फ माला जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी, हाइट भी नोबेल हाइटेड होना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देख करके आप किसी भी कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा अच्छे भावों में हो, अच्छी राशियों में हो, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप समझ जाइए कि यह व्यक्ति नोबेल हाइटेड है, अंदर से किसी का अहित नहीं करेगा। तो यहाँ पे सूर्य उच्च का हुआ, तो ये अच्छा हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो सुख का पद बना और चतुर्थ भाव का पद, ये इस पे किसकी दृष्टि हो गई? शनि की। शनि तो वैराग्य का कारक है। यहाँ से चंद्रमा को देख लिया और यहाँ से सूर्य को देख लिया। सूर्य चंद्रमा दोनों मजबूत स्थिति में है।
अन्यथा दारिद्रता का योग बनता। अब चूंकि ये दोनों मजबूत हैं, इनको भी फल देना है, लग्न भी मजबूत है, लग्नेश भी मजबूत है, शनि भी उच्च का होके मजबूत है, तो जो इनको ख्याति, प्रसिद्धि, यश अगर गृहस्थ जीवन में जो मिलने का योग था वह गृहस्थ से हटके कहाँ चला गया, वैराग्य के जीवन में वही योग मिल गया इनको। शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ी। इस भाव का स्वामी 12 में गया है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी 12 में है, यानी अपने बनाए परिवार का, यानी जो हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं परिवार के, यह चीज़ यहाँ से खत्म हुई। और इनका सूर्य उच्च का है, चीज़ें मजबूत हैं, जो ग्रह बिगाड़ रहा है वह स्वयं भी मजबूत है, तो इसलिए उसने अपने क्षेत्र में ख्याति और प्रसिद्धि दे दी। अब हम आ जाते हैं मूल विषय पर। इसी प्रकार से अगर आप सप्तम भाव का पद निकालते हैं, अगर आपको किसी कुंडली में देखने में ऐसा लगा या किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि मेरा जो है तलाक हो गया है या मेरे जीवन साथी की मृत्यु हो गई है, क्या मेरा दूसरा विवाह सफल होगा, दूसरे विवाह का योग पूछे और दूसरा विवाह सफल होगा कि नहीं यह पूछे, तो आप क्या करिए, सप्तम भाव का। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने बहुत तरक्की की, मैंने घर बनाया, गाड़ी बनाई, लेकिन कुछ गलतियां हुई व्यवसाय में जिसके कारण अब घर भी बिक गया है, गाड़ी भी नहीं है, किराए के मकान में है, क्या मैं ये सब दोबारा बना पाऊंगा? अगर ऐसा प्रश्न करता है तो आप चतुर्थ भाव का पद निकालिए, सुख भाव का पद लग्न, चतुर्थ भाव का जो पद आएगा उसकी विवेचना करिए। अगर वो अच्छा मिलता है तो वह व्यक्ति पुनः उन चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। किसी व्यक्ति का जीवन धन से युक्त है तो क्या बाद में वो छीन सकता है धन? अगर छिन जाए तो क्या फिर से वापस आएगा? कि छिन जाएगा तो फिर जीवन भर छिना ही रह जाएगा। तो उस भाव का पद निकालिए। अगर पद उस भाव का मजबूत है और भाव भी मजबूत है कुंडली में, तो वह चीज़ छिनेगी ही नहीं। भाव मजबूत है, पद कमजोर है तो वह चीज़ छिन जाएगी। या किसी अन्य कुयोग के कारण चीज़ें छिनी हुई हैं लाइफ में, एक बार प्राप्त होके फिर चली गई जीवन से, तो पुनः आएंगी कि नहीं, यह उस भाव का पद आपको बताएगा। किसी ने पूछा पुनः विवाह होगा कि नहीं होगा, तो आप सप्तम भाव का दारा पद निकालना आपको चाहिए, दारा पद आप निकालिए। अब यहाँ पर जो है ये सप्तम भाव का स्वामी, मैं सिर्फ निकालना बता दे रहा हूँ, चूँकि ये वैराग्य माँ आनंदमयी की कुंडली है तो इसलिए इस पे जो है अब विवाह की बात इनकी कुंडली पे करना उचित नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ निकालने के लिए। अब यहाँ जो सप्तम भाव का स्वामी है वह बुध है, अपने इस भाव से कितने दूरी पर है? 9 भाव की दूरी पर है। यहाँ से गिनेंगे 7, 8, 9, यानी अब बुध जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से 9 भाव आगे चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भाव आ गया। अब पुनः विवाह के योग पूछ रहे हैं या दाम्पत्य, मान लीजिए ये जो है आनंदमयी माँ की कुंडली नहीं है, किसी और की कुंडली है जिनका विवाह हुआ और मंगल राहु के कारण से तलाक हो गया। 12वें भाव में है, मांगलिक है, शनि भी यहाँ है, तलाक हो गया। इन्होंने पूछा या जीवन साथी की मृत्यु हो गई, पूछा दोबारा विवाह होगा कि नहीं, तो आप यही लग्न निकालिए। अब इसको आप देखिए, यहाँ पे अच्छा प्रभाव हो, यहाँ पे नीच का ग्रह ना हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ऐसे कुछ योग हो तो पुनः विवाह होगा। अब इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ रही है अपनी नीच राशि पर। याद रखिएगा, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है, अगर ग्रह अपनी नीच वाली राशि के भाव को देखेगा तो वो भले ही शुभ ग्रह हो, भले ही क्रूर ग्रह हो, उस भाव पे अमृत की वर्षा नहीं करेगा। गुरु की नीच की दृष्टि यहाँ पर, क्योंकि आप भी जानते हैं कुछ पाए हैं आप, तो आपने बहुत कुछ खोए भी हैं, और अगर आपने जीवन में खोया है तो पाया भी है। समुद्र मंथन से अमृत निकला है तो विष भी निकला है। तो इसलिए अगर कोई ग्रह उच्च का है तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने उसे 100% दुरुस्त कर दिया। उच्च का है बहुत से मामलों में अच्छा, लेकिन हर
जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार होगा, परछाई बनेगी ही बनेगी। तो जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो दृष्टि इसीलिए नीच की ईश्वर ने फिक्स किया कि सब कुछ अच्छा नहीं, जहाँ अच्छा है वहाँ पे कुछ बुरा भी। अमृत है तो साथ में विष भी निकलेगा, तभी जीवन का आनंद है। भूख है तभी भोजन करने का आनंद है। भूख ना लगे तो भोजन की मिठास आपको नहीं पता चलेगी। भूख ही जो है सिर्फ नमक और रोटी को मीठा बना देती है, और भूख ना हो तो खडरस भोजन भी फीका लगता है, सिर्फ स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए ही रह जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। व्यक्ति ने काम किया, अच्छा काम किया, जीवन में काफ़ी नाम कमाया, यश कमाया, अच्छा सब कुछ सेटअप किया। कुछ ग्रह योग कुंडली में थे खराब, उन्होंने उस व्यक्ति के काम को कर दिया बर्बाद। अब व्यक्ति का सवाल है, क्या गुरुजी मैं इसे दोबारा बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? तो उस भाव के पद को आप निकालिए, कर्म भाव के पद को। कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव से जितनी दूरी पर बैठा है उस भाव के स्वामी से उतनी राशि आगे जाना है। इसी में मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। कर्म भाव का स्वामी गुरु हुआ, यहाँ पर बैठा है, यानी अपने इस भाव से अष्टम में बैठा हुआ है। 7 8 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो गुरु अष्टम में है। अब गुरु जहाँ बैठा वहाँ से 8 चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल राहु की युति, भौतिक कर्म समाप्त। तो वही यहाँ पे सारी चीज़ें दिख भी रही हैं। तो इस प्रकार से आप विवेचन करिए। देखिए, जब पारिवारिक जीवन की कुंडली का विश्लेषण होगा और जब सन्यासी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण होगा तो वहाँ पे सन्यास शब्द ही अपने आप में काफ़ी है कि अगर कुंडली में सन्यास योग हो गया तो सन्यास शब्द ही काफ़ी है कि भोग खत्म करेगा। ढोंग योग है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सन्यास योग है तो भले ही शुक्र उच्च का है, वह जीवन में जो आम प्रेम है वह नहीं देगा। स्त्री पुरुष वाला जो हमारी और आपके जीवन में है, पति पत्नी का प्रेम या ऐसा प्रेम, वो सब खत्म किया। उस प्रेम की पराकाष्ठा को वह मनुष्य मात्र से ही प्रेम करने लग जाएगा। संन्यास योग होने पर उसी की कैटेगरी बढ़ जाएगी। अगर एक आम इंसान की कुंडली है, संतान भाव देखेंगे तो संतान से प्रेम का योग बनेगा, लेकिन जब वहीं संन्यास योग आ गया, महात्मा योग आ गया, महान पुरुष योग आ गया, तो पंचम भाव से उसके अपने संतान नहीं, वह सभी प्राणियों को ही अपनी संतान मानने लगेगा। वह सबको संतान भाव से, अपने से छोटे सभी को संतान भाव से वात्सल्य देगा, बड़ों को पिता भाव से वात्सल्य देगा, सम्मान करेगा। तो ये उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी इस सवाल के समाधान के लिए कि जीवन में जो है वह हमेशा स्थिर रहेगा। अगर लग्न कुंडली में वह भाव मजबूत है और उस भाव का पद भी मजबूत है तो वो चीज़ जिंदगी में मेंटेन रहेगी ऑल ओवर लाइफ। लग्न में कमज़ोर है, पद में मजबूत है, और या फिर पद में कमज़ोर है, लगन में मजबूत है, तो अप्स डाउन्स आएंगे। भाव पद मजबूत हुआ तो चीज़ें खोने के बाद पुनः प्राप्त हो जाती हैं।